दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि भूत प्रेत हर जगह होते हैं। अगर वो किसी से एक बार बैर रख लें तो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ते। और जबकि बात हो इंतकाम की तो वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ इसी तरह के वाकये पर मबनी है। आखिर वो आत्मा कौन थी और किससे अपना बदला लेना चाहती थी, ये जानने के लिए हम आपको इसी कहानी में लिए चलते हैं। इशफाक साहब ने अभी चंद दिन पहले ही ये शानदार बंगला अपने एक दोस्त से कौड़ियों के भाव में खरीदा था। वैसे तो पेशे के लिहाज से वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका शुमार भी शहर के पढ़े लिखे घरानों में हुआ करता था। बाय नेचर वो एक बहुत रहमदिल और खुशबाश इंसान थे। दौलत की फरावानी होने के बावजूद उनका मिजाज बिल्कुल भी तब्दील ना हुआ था। जब उन्हें पता चला कि उनका दोस्त कामरान बुखारी ये बंगला फरोख्त कर रहा है तो उन्होंने बिना वक्त जाया किए ही फौरन से ये बंगला खरीद लिया और आज वो अपनी फैमिली के साथ इसी बंगले में शिफ्ट हो रहे थे। अरे इशफाक साहब, इतना बड़ा बंगला लेने की क्या जरूरत थी? उनकी बीवी बिल्किस बेगम ने हैरत भरे लहजे में उनकी जानिब देखते हुए कहा। अरे बेगम, जरा बंगला तो देखो, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। भला इतनी मुनासिब कीमत में इतना शानदार बंगला मैं अपने हाथ से कैसे जाने देता? उन्होंने खुश होते हुए जवाब दिया। और फिर जब बिल्किस बेगम ने बंगला देखा तो वो भी वाकई बहुत खुश हो गईं। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और बिल्किस बेगम को यहाँ शिफ्ट हुए अब पूरे 2 महीने गुजर चुके थे। लेकिन एक अजीब सा डर और खौफ उनके दिल में न जाने कहां से बैठ गया था। शुरू शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनके अलावा इस घर में कोई और भी रहता हो। अक्सर उन्हें अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होता या फिर अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी चीखो पुकार। ये शायद किसी लड़की के रोने की आवाज थी जिसे वो सुनकर अक्सर दहल जाया करती थी। लेकिन बहुत जल्द ही उनका ये शक एक यकीन में बदल गया। ये आवाजें उन्हें ऊपर वाले पोर्शन से आती थी जहां पर उनके बड़े बेटे अहमद का कमरा था। उन्होंने छत पर जाकर अच्छी तरह से उस रूम को देखा, लेकिन वहां कुछ होता तो नजर आता, लेकिन ये आवाजों का सिलसिला था कि थमने का नाम ना ले रहा था। अब वो दिन रात इसी परेशानी में रहने लगी, लेकिन उन्होंने अपने शौहर को इस बारे में न बताया। बिल्किस बेगम अब दिल ही दिल में बहुत परेशान रहने लगी थी। वो दिन रात ही कुरानी आयात का विर्द करती और इस ख्याल को अपना वहम समझती। उनके मुताबिक ये ख्यालात उन्हें इतने बड़े घर में अकेला रहने की वजह से महसूस हो रहे हैं। शायद यही कुछ सोचकर वो खुद को पुरसकून कर लेती थी। उनके दोनों बेटे भी अब अपनी पढ़ाई से फारिग हो चुके थे। अहमद अपने पापा के साथ बिजनेस कर रहा था, जबकि छोटे बेटे ने अपनी आउटलेट खोल रखी थी। जबकि उनकी इकलौती बेटी हानिया के काफी रिश्ते आ रहे थे, मगर बिल्किस बेगम को यह फिक्र थी कि हानिया के रिश्ते के बाद वो अकेली रह जाएंगी। शाम को खाने की मेज पर आखिर बिल्किस बेगम ने अपने शौहर से इस बारे में जिक्र कर ही डाला। अजी सुनते हैं, अब मुझसे अकेले इस घर में नहीं रहा जाता और ऊपर से बच्चों की शादी की उम्र भी हो चुकी है। बिल्किस बेगम ने कदरे परेशानी भरे लहजे में इशफाक साहब को देखते हुए कहा। अरे बेगम, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हम आपकी मुश्किल अभी दूर कर देते हैं। इशफाक साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा जी, तो वो कैसे? बिल्किस बेगम ने फिर से सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखा। वो ऐसे जनाब कि हम अहमद और हानिया की शादी एक साथ ही कर देते हैं। बेटी जाएगी तो घर में बहू आ जाएगी, यूं आपके अकेलेपन का इलाज भी निकल आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? इतना कहकर इशफाक साहब मुस्कुराते हुए बिल्किस बेगम के जानिब देखने लगे। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही हल निकाला आपने मेरे मसले का। फिर तो मैं बड़े भाईजान से हिना के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने बेटे अहमद के लिए बहुत प्यारी लगती है। उन्होंने बड़े खुश होते हुए अंदाज में कहा। अरे हाँ भाई, कर लो, वो तो मुझे भी पसंद है और आपकी बरखुरदार को भी। इतना कहकर इशफाक अहमद और बिल्किस बेगम हंसने लगे। यूं अहमद और हानिया की शादी की तारीख पक्की हो गई। हानिया का मंगेतर अमेरिका में गारमेंट्स का काम किया करता था और रिश्ते में हानिया का तायाजाद था। शादी की तारीख पक्की होने के बाद पूरे घर में जश्न का समा था और शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से जारी थी।
घर मेहमानों से भरा हुआ था और खानदान के सारे लोग भी अब बिल्किस बेगम के घर जमा हो गए थे। शाम होते ही ढोलक पर खूब गाने गाए जाते और हल्ला गुल्ला रहता था। इस दौरान हानिया को मायों में बिठाया गया। वो मायों के पीले जोड़े में किसी गुड़िया की मानद नजर आ रही थी। उस रात बिल्किस बेगम किसी काम के सिलसिले में जब हानिया के कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने हानिया को वहां मौजूद ना पाया। अरे हानिया, हानिया बेटा कहाँ हो तुम? वो तुम्हारे भाई के कपड़ों का ब्रीफकेस कहाँ रखा हुआ है? उन्होंने हानिया के कमरे में दाखिल होते ही उसे मुखातिब किया। उफ खुदाया, ये लड़की तो अपनी मेहंदी वाले दिन भी सुकून से नहीं बैठती। जरूर छत पर ही कहीं टहल रही होगी। बिल्किस बेगम बड़बड़ाती हुई छत की जानिब सीढ़ियां चढ़ने लगी। हानिया, हानिया बेटा, अरे तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ऊपर क्या कर रही हो बेटा? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मायों है? तुम्हें तो नीचे मेहमानों के साथ होना चाहिए था, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगर हानिया ने बिल्किस बेगम को कोई जवाब ना दिया। वो उनकी तरफ अपनी पुश्त किए हुए एक जानिब को देखे जा रही थी। उसके खुले हुए बाल हवा से उड़ रहे थे और वो मुसलसल एक जानिब टिकटिकी बांधे कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। अरे बेटा हानिया, यहाँ अकेली खड़ी हुई क्या कर रही हो? और ये तुमने अपने बाल क्यों खोल रखे हैं? ये कहते हुए उन्होंने हानिया का कंधा पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर हानिया के चेहरे पर पड़ी तो बिल्किस बेगम के मुंह से एक दिलखराश चीख निकल गई। वो हानिया नहीं बल्कि मायों के लिबास में कोई और लड़की थी जो पूरी तरह से जली हुई थी। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। ये मंजर देखकर बिल्किस बेगम को होश न रहा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो वो अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद थी, जबकि तमाम घर वाले बड़ी परेशानी से उनकी जानिब देख रहे थे। उन्होंने घबराते हुए हानिया की जानिब देखा। अरे मामा, आप कैसी हैं? क्या हो गया था आपको? और आप कैसे बेहोश हो गई थी? हानिया ने एक ही सांस में कई सवाल पूछ लिए। ओ कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। शायद मुसलसल काम की वजह से मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। ओ मेरी प्यारी अम्मी, डॉक्टर ने आपको आराम करने का कहा है। घर में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। बस आप अब कोई काम नहीं करेंगी। बिल्किस बेगम को तसल्ली देने के बाद घर में आए हुए तमाम मेहमान और हानिया उनके कमरे से बाहर चले गए। लेकिन बिल्किस बेगम ने तो कोई और ही मंजर देख रखा था। वो अब भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई खौफजदा निगाहों से छत की जानिब देख रही थी। आज वो ये सोचने पर मजबूर थी कि उन्होंने जो मंजर देखा वो शायद उनका ख्याल था या फिर हकीकत। आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों रो रही थी? अगर ये बात मैंने इशफाक को बता दी तो घर में सबको पता चल जाएगा और मेहमान खौफजदा हो जाएंगे। अगर नहीं बताया तो फिर खैर, शादी के दिन खैरियत से गुजर जाए तो फिर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। दूसरे दिन दोनों बहन भाइयों की मेहंदी थी। खूब हंगामा और शोर शराबा हुआ और रात देर गए तक फंक्शन चलता रहा। उस रात सभी थके हुए थे। अपने अपने बिस्तरों पर लेटते ही वो सबके सब सो गए। लेकिन अहमद के कमरे में कुछ अजीब होने वाला था। अहमद का एक कजन आमिर उसके साथ ही उसके कमरे में सोया हुआ था। न जाने रात के किस पहर उसकी आंख खुल गई और वो वॉशरूम चला गया। जब वो वॉशरूम से वापस आया तो गैर इरादी तौर पर उसने एक नजर सब पर डाली। उसके बेड पर एक लड़की उसकी जानिब पुश्त करके सो रही थी। लंबे और सुनहरी बाल पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। ये मंजर देखते ही आमिर की नींद उड़ गई और वो खौफ से एकदम पीछे की जानिब हट गया। ये ये लड़की कौन है? उसके दिमाग में कई तरह के वसवसे आ रहे थे। ओहो, जो कोई भी हो, ये अहमद तो नहीं है। ये तो मुझे कुछ और ही मामला लगता है। और मेरा उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया और दरवाजा बंद करके वहीं खड़ा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे या कैसे फिर जाकर किसी कजन को उठाए। उसे अच्छी तरह से याद था कि वो और अहमद एक साथ ही उस बेड पर लेटे थे, जबकि कमरे में उनके अलावा और कोई मौजूद ना था। तो फिर ये लड़की कमरे में कैसे आई? दरवाजा तो अंदर से बंद था। कहीं ये कोई जिन भूत तो नहीं? ये ख्याल आते ही आमिर पर कपकपी सी तारी हो गई
और वो दिल ही दिल में कुरानी आयत का विर्द करने लगा। वो काफी देर तक इसी कंडीशन में खड़ा रहा, लेकिन फिर आखिरकार अपने दिल को मजबूत करके वो वॉशरूम से बाहर निकल आया। उसने डरते डरते वॉशरूम का दरवाजा खोला और बेड की जानिब देखा, लेकिन अब की बार उस लड़की की बजाय अहमद बेड पर अकेला सो रहा था। ये मंजर देखकर वो और भी खौफजदा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? वो तेजी से भागता हुआ आया और अहमद के साथ ही लेट गया। वो तमाम रात आमिर ने खुदा खुदा करके गुजारी और जब दिन चढ़ा तो उसने सुकून का सांस लिया। उधर बिल्किस बेगम के दिल में भी उस वाक़े के बाद एक अनजाना सा डर बैठ गया था। बज़ाहिर तो वो ठीक नजर आ रही थी, मगर दिल ही दिल में डरी हुई रहने लगी। बार बार सदका देती और अपने दोनों बच्चों की नजरें उतरवाती। वो तो बस यही दुआ कर रही थी कि खैर खैरियत से शादी गुजर जाए, लेकिन उनका दिल अंदर ही अंदर से कह रहा था कि जरूर कुछ होने वाला है। अहमद की बारात वाले दिन हानिया की रुखसती भी थी। उस वक्त तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे और बारात की तैयारियां हो रही थी। अहमद का कमरा तैयार हो गया था। गुलाब और मोतिये की मिली जुली खुशबुओं से पूरे कमरे का माहौल बड़ा हसीन लग रहा था। बारात की रवानगी से कबल जब बल्कीस बेगम अहमद का कमरा बंद करने गई तो वहां उन्हें एक अजीब सी स्मेल महसूस हुई, शायद गोश्त के जलने की बदबू। फिर ऐसा हुआ कि वो बदबू तेज हो गई और उन्हें अपने नाक पर हाथ रखना पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उनके कानों में किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आई। वो डरकर नीचे की जानिब तेजी से भागी, जबकि अहमद भी उन्हें ढूंढता हुआ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की जानिब आ रहा था। अरे मामा, बारात के चलने का वक्त हो गया है और आप हैं कि अभी तक यहाँ मौजूद है। बेटा बेटा वो मैं तुम्हारा कमरा बंद करने गई थी। वहां से मुझे गोश्त के जलने की बदबू आ रही है और शायद कोई सिसकियां भी लेकर रो रहा है। अब की बार बिल्किस बेगम शायद बड़े बुरे तरीके से डर गई थी। अरे मामा, ये क्या कह रही हैं आप? इससे पहले कि अहमद और बिल्किस बेगम कुछ समझ पाते, वहां खड़े हुए बाकी मेहमान भी अब उनकी तरफ बढ़ने लगे। इलाही, ये क्या हो रहा है? अब तो सब मेहमान चहमगोया करने लगे थे कि आखिर क्या बात है। ये गोश्त के जलने की तेज बदबू शायद उन मेहमानों ने भी सूंघ ली थी। इतने में सदीक बाबा आगे बढ़े, जो कि रिश्ते में बिल्किस बेगम के चचा थे। वो एक बहुत नेक और बाअमल इंसान थे और शायद उन्होंने इस सूरत हाल को भांप लिया था। देखो बेटा, घबराने की बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस घर में कुछ मौजूद है। पहले पहल तो मुझे भी ये सब कुछ वहम लगा था, लेकिन ये तेज बदबू साफ बता रही है कि यहाँ कुछ हुआ है। सिद्दीक बाबा की ये बात सुनकर बिल्किस बेगम से रहा न गया और उन्होंने वो सारा वाकया सिद्दीक बाबा को बता दिया। अरे बेटा, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस चचा जी, मैं परेशान थी कि शादी वाला घर है, सब मेहमान आए हुए हैं। अगर मैं ये बात बता दूंगी तो सभी परेशान हो जाएंगे। उन्होंने नजरें झुकाते हुए कहा। खैर बेटा, तुम लोग परेशान ना हो, तुम लोग बारात लेकर जाओ, मैं यही रहूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग तो जानते हो कि मैं पिछले 40 साल से जिन भूत और आसेब वगैरह का इलाज करता हूँ। मेरे ख्याल में अब तुम्हारा यहाँ एक मिनट भी रहना मुनासिब नहीं। तुम जल्दी से बारात लेकर जाओ, मैं देखता हूँ, बाबा सिद्दीक ने सबको तसल्ली देते हुए कहा और अहमद के कमरे की जानिब बढ़ गए। उन्होंने कमरे में जाकर अगरबत्तियां लगाईं और लोबान सुलगा दी। वो अपनी आंखें बंद किए कई घंटे तक वहां पढ़ाई करते रहे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही कमरे से बदबू खत्म होती जा रही थी। पढ़ाई करने के बाद सिद्दीक चाचा ने काम वाली मासी को सख्ती से मना कर दिया कि अहमद के कमरे का दरवाजा उस वक्त तक ना खोला जाए जब तक कि एक दुल्हन उस कमरे में दाखिल ना हो। लेकिन जैसे ही बारात आई तो वो ये बात भूल चुकी थी। न जाने किसने दुल्हन के कमरे को देखने की गर्ज से पहले ही उसका दरवाजा खोल दिया था। दुल्हन को कमरे में पहुंचा दिया गया था, लेकिन अहमद अब भी कमरे में जाने से कतरा रहा था। सिद्दीक बाबा ने उसे तसल्ली दी। बेटा, तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, डरो नहीं। मैंने तुम्हारे कमरे में अच्छी तरह से पढ़ाई कर दी है, अब तुम्हें या तुम्हारी बीवी को कोई खतरा नहीं होगा। सिद्दीक बाबा ने अहमद को तसल्ली दी और कमरे से बाहर निकल आए। उधर हिना अपने बेड पर बैठी हुई अहमद के आने का इंतजार कर रही थी।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता वजनी होता जा रहा है और उसके पूरे जिस्म पर कोई कब्जा कर रहा है। लेकिन इतनी देर में अहमद भी कमरे में आ चुका था। वो आते ही हिना के साथ ही बैठ गया और उसने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वो एकदम से उछलकर दूर हट गया। ये ये क्या? वहां हिना की जगह पर कोई जले हुए चेहरे वाली लड़की बैठी हुई थी। उफ तौबा, किस कदर खौफनाक शक्ल थी। पूरा मुंह झुलसा हुआ था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसे देखते ही अहमद के रोंगटे खड़े हो गए और वो खौफ और दहशत के आलम में गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकल गया। मामा, मामा, वो वो बिल्किस बेगम परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? लेकिन अहमद तो किसी सकते में था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था मगर उसके मुंह से अल्फाज थे कि बाहर निकलने का नाम ही ना ले रहे थे। वो मम्मा, वो हिना की शक्ल तो जली हुई है। वो बड़ी मुश्किल ही ये अल्फाज अपने मुंह से अदा कर पाया था। ये क्या कह रही हो बेटा? इशफाक साहब ने हैरत भरे लहजे में कहा। पापा, मैं सच कह रहा हूँ, वो हिना नहीं है। मैं तो अब उस कमरे में नहीं जाऊंगा। वो खौफ से बुरी तरह से कांप रहा था। इतने में सदीक चाचा भी वहां आ पहुंचे। शायद ये शोर शराबे की आवाज सुनकर उनकी जाग हो गई थी। उन्होंने फिर से पूरे हालात का बगौर मुशाहिदा किया और अहमद के कमरे की जानिब चल पड़े। वहां पहुंचकर चचा सदीक ने देखा कि हिना अपने बेड पर बड़ी अजीब हालत में बैठी हुई है। उसके हाथ पांव एक तरफ को मुड़े हुए हैं और वो शदीद तकलीफ में है। हिना के मुंह से अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकल रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो रही थी। चचा सदीक को देखते ही वो फौरन ही उनकी जानिब झपटी और उन्हें जमीन पर गिरा लिया। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सदीक चाचा को हिना से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थी कि किसी भी सूरत उन्हें छोड़ने को तैयार न थी। न जाने अगले लम्हे चचा सदीक ने क्या पढ़ा कि हिना एक जोरदार चीख मारकर चचा सदीक से अलग हो गई। चचा सदीक गरजदार आवाज में चीखे, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? हिना ने एक अजीबो गरीब नजर से चचा सदीक की जानिब देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले की तरह वहशत न थी, बल्कि वो रो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां लेने लगी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बेरब्त जुमले किसी की समझ में न आ रहे थे। न जाने वो कौन सी जबान में बात कर रही थी। काफी देर तो उस पर यही कैफियत तारी रही, लेकिन फिर वो बोल पड़ी, इंतकाम, मुझे इंतकाम लेना है। इंतकाम? कैसा इंतकाम और किससे? चचा सदीक ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, देखो बेटा, तुम जो कोई भी हो, इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी मदद करूंगा। माजिद, माजिद से, मैं माजिद से इंतकाम लेना चाहती हूँ। इतना कहकर हिना फिर से फूट फूट कर रोने लगी और उधर माजिद का नाम सुनते ही इशफाक साहब चौंक पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि कामरान के बड़े बेटे का नाम माजिद है और अब से पहले तक वही लोग इस घर में रहा करते थे। बेटा, लेकिन माजिद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इशफाक साहब ने डरी डरी आवाज में पूछा। क्या बिगाड़ा है? उसने मेरी जान ले ली है। उसने मेरे साथ ज्यादती की और मुझे जिंदा ही जला दिया। उफ मेरे खुदाया, क्या कहा तुमने? माजिद ने तुम्हें जिंदा जला दिया? इशफाक साहब ने हैरत भरे लहजे में हिना की जानिब देखते हुए कहा, लेकिन हिना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वो इस कदर कितने दर्द और तकलीफ में है। मौके की नजाकत को भांपते हुए सदीक चाचा आखिरकार बोल पड़े, क्या कामरान और उसका बेटा शादी में भी आया था? उसने सवालिया नजरों से इशफाक साहब की जानिब देखते हुए कहा, जी, जी ताया जी, वो दोनों शादी में मौजूद थे। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि कामरान को फोन करो और उससे यही उसके बेटे समेत बुलवाओ। अगले ही लम्हे इशफाक साहब ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त कामरान को फोन करके उसे उसके बेटे समेत वहीं बुलवा लिया। जब वो दोनों बाप बेटा उस कमरे में दाखिल हुए तो सभी लोग उनको देखकर घबरा गए। कामरान साहब की पहली नजर जैसे ही हिना पर पड़ी तो वो बुरी तरह से खौफजदा हो गए। ये ये इस लड़की को क्या हो गया है? ये सब क्या है? और तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हिना को देखते ही कामरान साहब और उसका बेटा माजिद बौखला गए।
जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना था। मगर इशफाक साहब भला कहाँ रियायत करने वाले थे। ओ अच्छा, तो तुम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, ये सब तुम्हारा बेटा बताएगा। इशफाक चाचा ने जरा सख्त लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? माजिद, माजिद का इस सारे वाक्य से क्या ताल्लुक है और ये सब क्या चल रहा है? कामरान साहब ने झिझलाकर कहा। लेकिन माजिद को कुछ हद तक अंदाजा हो चुका था। वो खामोशी से अपना सर झुकाए हुए कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था। इससे पहले कि माजिद कुछ बोल पाता, हिना बोल पड़ी। मगर अब की बार हिना नहीं, कोई और ही बोल रहा था, और इस आवाज को माजिद बड़े अच्छे तरीके से जानता था। वो हैरत और खौफ की तस्वीर बना हुआ खड़ा था। ऐसे क्या देख रहे हो? पहचान नहीं रहे अपनी हीरा को? उसने तंजिया लहजे से कहा। तुम पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि तुमने तो मुझे आग लगाकर जिंदा ही जला डाला था। आज तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो, मगर मैं तुम्हें लाखों में भी पहचान लूंगी। जब तुमने मुझसे झूठी मोहब्बत के दावे किए और मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, तब मैं तुम्हें पहचान ना पाई थी। मगर आज, आज तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखा दूंगी। इस जलील इंसान ने इस कमरे में मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा था। अपनी झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर इसने मेरी इज्जत से खेलना चाहा था, मगर मैं इसके इरादे जान गई थी। मैंने खुद को हर तरह से बचाने की कोशिश की थी, इसे अपनी मोहब्बत का वास्ता भी दिया, मगर इस पर तो शैतान सवार था। इसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर मुझे कत्ल कर दिया। इतना कहकर हिना ने माजिद की जानिब नफरत आमेज नजरों से देखा। हीरा, हीरा मुझे माफ कर दो। अब माजिद किसी तोते की तरह बोलने लगा। मैं मैं मानता हूँ मैंने गुनाह किया है, मगर मुझे मारो मत। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद माजिद को अंदाजा हो गया था कि अब उसका झूठ और नहीं चलने वाला, इसलिए उसने सच बोलने में ही आफियत जानी और अपनी गलती का इकरार करने लगा। अगले ही लम्हे पूरे कमरे में हिना के कह कहे गूंजने लगे। हाँ, माफ कर दूं? शायद ये अल्फाज मैंने भी बहुत बार कहा था तुम्हें, याद है ना? मैं कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, मगर तुमने मेरी एक भी ना सुनी थी। लेकिन इतना याद रखो कि आज मेरा दिन है। इतना कहकर हिना की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई और माजिद अपने बाप के कदमों में गिर गया। पापा, पापा मुझे बचा ले। वो देखे ना, वो मुझे मार डालेगी। अपने बेटे को यूं गिड़गिड़ाता देखकर कामरान साहब ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर दो। इतना कहकर कामरान साहब ने अपने दोनों हाथ हिना के सामने जोड़ दिए। ओ नहीं, क्या दोगे तुम मुझे? वो जोर से चिल्लाई। मुझे तुम्हारे बेटे की जान चाहिए, बस इसकी जान। ये कहकर वो फिर से कहके लगाने लगी और माजिद की तरफ कहर आलूद नजरों से देखने लगी। कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और सबकी आंखें चुंधी आ गई। माजिद किसी बेजान दरख्त की तरह जमीन पर लुढ़क कर आ गिरा था। शायद किसी नादीदा कुव्वत ने उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। कमरे के बीचों बीच माजिद की लाश पड़ी हुई थी, जबकि उसका बाप उसके सिराने धाड़े मार मार कर रो रहा था। वहां मौजूद सभी लोग खामोश तमाशाई बने हुए खड़े हुए थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पूरे कमरे में कामरान साहब की चीखें गूंज रही थी। वो अपने बेटे की लाश पर जारो जार रोए जा रहे थे। अगले ही लम्हे चचा सद्दीक बोल उठे। हीरा बेटा, अब तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो चुका है। माजिद को अपने किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब इतना याद रखना कि इस बच्ची ने अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। इसे इसकी जिंदगी जीने दो और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दो, नहीं तो मुझे कोई और हल निकालना पड़ेगा। इतना कहकर सदीक चचा भी खामोश हो गए। माजिद के मरते ही हिना की आंखों में एक इत्मीनान सा जाहिर होने लगा और वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी हालत में वापस आने लगी थी। होश में आते ही हिना सबको हैरत से देखने लगी और घबराकर बिल्किस बेगम के पास चली गई। फूफो, फूफो ये सब क्या है? ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है? शायद हिना को इस बात का भी अंदाजा ना हुआ था कि अभी थोड़ी देर पहले ही इंतकाम लिया जा चुका है। सिद्दीक चाचा ने सबको बाहर भेजा और माजिद की लाश को भी वहां से फौरन उठाने का कहा। बस उस रोज के बाद हीरा की रूह कभी भी वहां वापस ना गई, क्योंकि उसने दुनिया में ही अपना इंतकाम ले लिया था।
उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।